हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप न्यूमेरिकल का बढ़िया तरीके से धुआं उड़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एग्ज़ाम में छपने वाले बहुत ही शानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको देखने पर खुद लगेगा कि वाह सर, न्यूमेरिकल तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। हमने पिछले वाली वीडियो में दोस्तों आपको संधारित्रों के संयोजन पर बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल बताए थे और आपको लगा होगा कि हाँ, संधारित्रों के संयोजन पर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लगाना तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है और आप लोग एंजॉय लिए होंगे, मज़ा लिए होंगे न्यूमेरिकल का। आप लोग न्यूमेरिकल का ना ऐसे एंजॉय लिया करो। न्यूमेरिकल से डरना तो एकदम नहीं है, ठीक ना। और न्यूमेरिकल से डरना ना है, उसके लिए क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल कैसे बताया जा रहा है पहले उसको बढ़िया देखना है। उसके बाद उससे जैसे अगर उस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको खुद ब खुद ट्राई करना है। जब दोस्तों आप खुद ट्राई करेंगे ना क्वेश्चंस को, तब आपको लगेगा कि हाँ, न्यूमेरिकल को मैं अब खुद, जब आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आ जाए, उसके बाद देखिए आपका मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेट करे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कहोगे यार न्यूमेरिकल ऐसे लगाओ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की शानदार जानदार क्लास में। देख रहे हैं आप, न्यूमेरिकल इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं आज दोस्तों। आपको मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ तो मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पे देखो दो सवाल है, ठीक ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये सवाल नंबर ए है और ये सवाल नंबर बी है और हम लोग अपनी किताब से 40 क्वेश्चंस लगा चुके थे। 41वां क्वेश्चन आपके सामने है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41वां है भाई। अब दोस्तों हमें इसको लगाना है, तो अब हम लोग, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन समय में बता दूं कि वह क्वेश्चन नंबर था आपका 37 का ये बड़ा भाई है, 37 का ये बड़ा भाई है। अगर दोस्तों आपने 37 नंबर क्वेश्चन लगाया है तो आपको कुछ हेल्प होने वाली है, नहीं लगाए तब भी कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि ए और बी, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है ना, ए और बी के बीच में आप तुल्यधारिता ज्ञात करो। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि अगर ए और बी के बीच में पूछ रहा है, ए व बी के बीच अगर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, जो नाम पहले आएगा समझो आवेश वहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है। जो नाम पहले आएगा समझो आवेश वहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो आवेश इधर कहाँ से चलेगा, अपना ए से चलेगा, मतलब यहाँ पे ये समझो ए यहाँ से क्यों चलेगा, समझो इसको बैटरी का प्लस सिरा मिला हुआ है, इसको बैटरी का देखो धन सिरा और ये माइनस सिरा। ये आपको फिगर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने आपको बना दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ से अगर आवेश चलना शुरू कर रहा है तो यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, v। यहाँ से आवेश नहीं चल रहा है, इसका विभव क्या हो जाएगा, 0। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दोस्तों आवेश चलना शुरू कर रहा है इसलिए इसका विभव v, यहाँ से नहीं चल रहा है इसलिए इसका विभव 0। अब दोस्तों अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे v होगा, तो आप कहोगे नो सर, यहाँ पे बीच में v नहीं होगा, क्योंकि ये वाला संधारित्र कितना आवेश लिया कितना नहीं लिया इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका विभवांतर v नहीं होगा। मैं मान लेता हूँ यक्स है, मैं मान लेता हूँ यक्स है। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 है, क्या यहाँ पे ये भी 0 होगा, तो नहीं, क्योंकि बीच में कोई है, ये कितना आवेश लिया कितना नहीं लिया कोई जानकारी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका v 0 तो नहीं होगा, क्या मान लेते हैं, y। मज़ा है दोस्तों। हमने क्या किया, हमने बताया कि जो नाम पहले आए उसको बैटरी का धन सिरा, जो नाम बाद में आए उसको बैटरी का ऋण सिरा, ऐसे सपोज कर लो, मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया, आपको दिखा भी दिया, आपको मैंने दिखा भी दिया। तो आवेश कहाँ चलेगा, प्लस वाले सिरे से। इसका सिरा क्या हो गया, इसका विभवांतर क्या हो गया, v, और इसका विभवांतर क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, 0। अब अगर इसका पोटेंशियल v है तो इसका v नहीं हो सकता क्योंकि बीच में लगा है, ठीक है, बीच में कोई संधारित्र कैपेसिटर है, तो इसका क्या मान लिया हमने, यक्स। इधर 0 है तो इधर वाला ये 0 नहीं हो सकता है, क्या मान लिया हमने, y। बस दोस्तों इतना आपको समझना था, अगर ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों अब देखो फिगर में मैं कैसे कर रहा हूँ, फिगर को ध्यान से देखना। यहाँ पे v मैं लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ऊपर x मैं लिख रहा हूँ, ऊपर y लिख रहा हूँ। अब आप कैसे समझोगे कि हमें फिगर को, जो अपना फिगर इस तरीके से दिया है, हमें इस टाइप में करना है।
जहाँ पे आपको 5 आवेश, कम से कम 5 आवेश दिए हों। कितना? 5। अच्छा आवेश नहीं भाई, संधारित्र। देखो 1 2 3 4 5। जहाँ दोस्तों कम से कम 5 दिया हो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से, और इसको मैं आगे बोलूँगा अभी व्हीट स्टोन सेतु। क्या बोलूँगा अभी? व्हीट स्टोन सेतु। पहले उस टाइप का फिगर तो बना दूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक ना। V और X के बीच में देखो, यहाँ पे V है, यहाँ पे X है, इसके बीच में पहले मैं सबको लगा दूँ। देखो इसके बीच में ऐसे है कोई, इसके बीच में भी कोई है, यहाँ भी कोई है, और ऐसे यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, ठीक है। मैंने सभी संधारित्रों को आपको लगा दिया, ठीक ना। मैंने क्या किया? सभी संधारित्रों को यहाँ पे लगा दिया। अब देखो V यहाँ पे ये X है भाई, ये क्या है? X है ना। V और X के बीच में कौन है? V यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो इसके बीच में देखो ये वाला 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। X और 0, X यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। Y और 0, Y कहाँ पे? यहाँ पे, 0 कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाला हो गया 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। X और Y, V और Y, V यहाँ पर है, Y यहाँ पे, ये देखो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। X और Y, X Y, ये देखो 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फिगर आपको कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब दोस्तों ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। कैसे पता चलेगा? इस तरीके से पता चलेगा। मैं मान लिया, देखो ये इस वाले, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा हो है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ है कि नहीं। इन दोनों का रेशियो 2/6, 2/6, 2/6, यहाँ भी देखो 2/6 है, मतलब 1/3 ये भी है और 1/3 ये भी है। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। इन इसका निकालो रेशियो, चाहे इसका रेशियो निकालो। अब दोनों के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं किसका रेशियो निकाल दिया? इसका रेशियो निकाला 2/6, इसका 2/6। क्या आया? दोनों सेम आया। अगर दोस्तों सेम है कि नहीं? सेम है। अतः यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। क्या है? संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो ना? ये नाम दोस्तों आप पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं, पहली बार आप सुन रहे हो। इसके बारे में हम लोग अगले वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं। व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। बस यहाँ पे जानो कि ये व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग अगले वाले वीडियो में बढ़िया से सीखने वाला, अगले वाली चैप्टर में, ठीक ना। मैंने क्या बताया? इसका रेशियो, इसका रेशियो अगर आपका सेम आ जाए तो क्या समझोगे कि यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। जब दोस्तों संतुलित व्हीट स्टोन सेतु रहेगा, तब इस वाले सिरे और इस वाले सिरे का जो विभव होगा वह आपस में बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु रहेगा तब इस वाले सिरे का और इस वाले सिरे का जो विभव है वह आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि जब विभव बराबर होता है तब आवेश नहीं गति करता। आवेश तो तभी गति करेगा जब विभव में अंतर होगा। जब विभव में अंतर ही नहीं होगा तो आवेश क्या गति करेगा? तो यहाँ पे इस वाला जो संधारित्र है, इस संधारित्र को हम लोग प्रभावहीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रभावहीन मान लेते हैं, ठीक ना। यानी इसमें कोई आवेश जाने आने वाला नहीं है। अच्छा अब देखो ये, अब बच्चा इसको हटा दो। ये समझो केवल सामने दिख रहा है लेकिन है नहीं, सामने केवल दिख रहा है लेकिन है नहीं। अब देखो ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, जो इसमें आवेश जाएगा वही आवेश इसमें भी जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉल्यूशन, देखो भाई आपको क्या करना है, फिगर ऐसे बना देना है, ये लिखना है, उसके बाद आपको इधर आ जाना है, ठीक ना। थोड़ा जगह वहाँ पे कम ना पड़ जाए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या लिख दूँ मैं? 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को, यानी इन दोनों की तुल्यधारिता को मैं C डैश मानता हूँ। क्या मानता हूँ? C
सी डैश बराबर क्या फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। C1 का मान कितना है 2, C2 का मान है 6 बटे 2 प्लस 6, तो 6 दूनी 12 बटे 6 2 8, 4 से मैं काट दूँ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 यानी 1.5 माइक्रोफैरड। अब बताओ दोस्तों, जैसे मैं सी डैश निकाला हूँ वैसे मेरा ये दोनों भी वही चीज़ है, ये मेरा भी वही चीज़ है और ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोस्तों दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका मनवा भी कितना निकल के आएगा, जो मैंने ये वाला मनवा निकाला है, जो मैंने ये वाला मान हमने निकाला हुआ है वही मान ये भी आएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसी प्रकार सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों ये जो सी डैश और सी डबल डैश, सी डैश बोले तो ये दोनों वाला, सी डबल डैश बोले तो ये दोनों वाला, अब ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, यानी 1.5 और 1.5 समांतर क्रम में है। तो मैं क्या लिख दूँ, सी डैश व सी डबल डैश क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों ये समांतर क्रम में है तब इनकी तुल्य धारिता को मान लेता हूँ मैं सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी डैश का मान 1.5, सी डबल डैश का मान 1.5, तो आपका सी बराबर दोस्तों आ गया 3 माइक्रोफैरड। क्या आ गया, 3 माइक्रोफैरड। ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। ठीक ना। आपने देखा दोस्तों आपके एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 से 5 नंबर के बीच मिलने वाले हैं, 3 से 5 नंबर के बीच मिलने वाले हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन देख रहे हो कितना आसान है, कुछ नहीं करना था, बस यहीं पे जो दिमाग लगाना है। अभी आपको मैं इस टाइप का कम से कम 3-4 क्वेश्चंस बताऊंगा। 1 में नहीं आया, 2 में नहीं आया, अरे तो क्या तीसरे चौथे में भी नहीं आएगा समझ में? ऐसा हो सकता है क्या? आपको तो एक ही सवाल में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि जो नाम पहले वहाँ से आवेश चलना शुरू करेगा, यानी वहाँ का विभव क्या हो गया, v, बीच में लगा था इसलिए उसका वही मान नहीं x माना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, हमने अगला मान y मान लिया। हमने इस 5 बताया, जहाँ पे 5 हो इस तरीके से हमें करना है, 5 वाला हमने इसमें ला दिया और ये वाला मान, ये वाला मान बराबर निकला। तो ये क्या हो गया, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो गया। अब फिर हमने देखा जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है तब बीच वाले संधारित्र में कोई आवेश नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस वाले और इस वाले सिरे का जो विभव है वह आपस में बराबर हो जाता है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये वाला मान आया। इसी प्रकार ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, ये वाला मान। अब ये और ये समांतर क्रम में है। इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया, टपक पड़ा आंसर। ठीक है। अब दोस्तों ये बी वाला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोकना बढ़िया तरीके से, एक बार ज़बरदस्त तरीके से नोट करना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी आप लोग लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, चलो मिटा देते भाई। चलो अब आ जाते दोस्तों हम लोग बी वाले पे। बी वाला क्वेश्चन दोस्तों कुछ क्या लगभग आपका 95% आपका एकदम इसी तरीके से। अब देखो इसमें मुझे कम समय लगेगा, इतना जितना मैंने समय लिया उसका आधा मैं समय ले करके आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। बस एकदम ऐसे बने रहना, ऐसे वीडियो को देखते रहना, आपको A to Z सवाल आपको दोस्तों समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो हमें, अच्छा बी को यहाँ पे है ना, तो अभी देखो मैंने क्या बताया 5, 1 2 3 4 5 तो ये हो जा रहा है, मतलब अभी इसको हटाए रहो। ठीक ना, अभी इसको हटाए रहो। तो यहाँ पे समझो कि मैं यहाँ पे बिंदु कोई मान ले रहा हूँ डी। ठीक, डी मान ले रहा हूँ। अभी हमें फिलहाल ए व बी के बीच पूछा हुआ है, लेकिन समझो मैंने बताया कि 5 में ही हमको ये जानकारी करना है। यहाँ पे 5 था, वही 5 वाला अप्लाई करना है। और ए को हमने दे दिया प्लस वाला और डी वाले को हमने दे दिया माइनस वाला। ठीक ना, यहाँ पे गया v और यहाँ पे हो गया 0। वाह भाई, देखो यहाँ पे v, यहाँ पे 0, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे v, यहाँ पे 0, यहाँ पे v है क्या, यहाँ पे v होगा नहीं, क्या मान लेता हूँ मैं x। यहाँ पे 0 है क्या, यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्या मान लेता हूँ मैं y। ठीक है। अब मैं इस फिगर को मैं जैसे भी इन्हें बनाया फिगर वैसे बना दूँ, एकदम बना दूँ। देखो यहाँ पे v, इसके सामने यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है ना, यहाँ पे x वहाँ पे y। अब दोस्तों देखो मैं क्या करता हूँ, सबके बीच में ऐसे लगा दो, इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे लगा दो या एक बीच में लगा दो। अच्छा मज़े की बात दोस्तों देखो, इसमें सबका मान क्या है, c है, सबका मान क्या है, c है।
तो यहाँ भी दोस्तों आपका C हुआ, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C। ठीक। अच्छा, अब देखो इसके बाद जो 2C वाला है, अगर आप 2C वाला लगाना चाहते हो तो आप 2C वाला लगा सकते हो ना, 2C वाला लगा सकते हैं क्या? एकदम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो 2C वाला है मैं 2C को भी यहीं में जोड़ देता हूँ। ठीक है ना। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे D माना हुआ है ना, तो यहाँ पे समझो कि मैं 0 तो है ये, लेकिन यहाँ पे D मेन है, इसके आगे देखो लो ये 2C, ये मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे B था। ठीक, ऐसे मैं कर सकता हूँ। देखो इसके आगे है ना, आगे मैंने रखा दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या इनका रेशियो सेम है? यस, आप देख के समझ गए कि C/C बराबर C/C, यानी 1 बराबर 1। यस, रेशियो बराबर है। जब दोस्तों रेशियो बराबर रहेगा तो क्या होगा? ये एक संतुलित विस्टोन सेतु होगा। क्या होगा? ये एक संतुलित विस्टोन सेतु होगा। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु तो है, लेकिन कैसा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब दोस्तों ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके x और y का जो विभव है वह आपस में बराबर होगा। जब विभव आपस में बराबर होगा तो आवेश वहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा, तो ये वाला जो संधारित्र है वह क्या होगा? प्रभावहीन होगा। फिगर में तो दिखेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब दोस्तों ये किसी काम का नहीं रह जाएगा तो बचा ये और ये दोनों किस क्रम में? आपको भैया सर ये तो है श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ क्या? ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। C व C किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में इनकी तुल्यधारिता को मैं मान लेता हूँ C गुणे C बटे C प्लस C, कितना हो जाएगा? C²/2C, एक C से कट गया, C/2 मिल गया। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार से इसको इन दोनों का तुल्यधारिता मान लेता हूँ C डबल डैश, और C डबल डैश का मान कितना आएगा? C/2। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या लिख दें? इसी प्रकार C डबल डैश बराबर C/2। अब दोस्तों बताओ, ये C/2 इसका मान आया दोनों का, ये दोनों का C/2, और ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो मैं क्या लिख दूं कि C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इनको मैं C3 डैश लिख दिया। C3 डैश बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश का मान C/2, C डबल डैश का मान C/2। हर बराबर है दोस्तों, आपस में जोड़ दो तो आपका C ट्रिपल डैश बराबर क्या हो गया? 2C/2, 2C/2, 2 कट गया, क्या आ गया? C आ गया। तो C ट्रिपल डैश समझ रहे हो? ये मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका तुल्यधारिता। अच्छा, अब इसकी अगर मैं यहाँ पे C रखूँ और ये 2C, मतलब ऐसे समझो भाई। अब फिगर देखो, ये जो आपका ये वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग आयत जो भी दिख रहा है, उसकी जगह पे आप केवल क्या बना सकते हो? C। आगे क्या है अपना? 2C। ये 2C है, ये C है। अब यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये B है। अब ये दोनों किस क्रम में? आपको अगर ये सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये दोनों तो अपने क्या हैं? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों अपने क्या है? श्रेणी क्रम में। अब इनकी तुल्यधारिता मैं C4 डैश ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने C क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद C दिया हुआ है ना? क्वेश्चन वाला खुद C दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन वाला C नहीं दिया होता तो मैं C लेता। अब की बार C4 डैश ले रहा हूँ, तो C4 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C4 डैश बराबर तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2 फार्मूला होता है। ये बार लिख दूँ, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ये फार्मूला होता है। तो C4 डैश बराबर C1 की जगह पे C, C2 जगह पे 2C बटे C प्लस 2C। C4 डैश बराबर दोस्तों 2C² बटे 3C, एक C से कट गया, 2C/3। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया 2C/3। आपने दोस्तों देखा कि कितना आसान है, बस
पहला सवाल दूसरा सवाल एक ही जैसा है, बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान लगाने की। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाए होंगे तो आपको लग गया होगा कि हाँ सवाल तो बहुत आसान है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रही होगी ना, वीडियो को पीछे करना, वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लोगे ना तो आपको लग जाएगा वाह भाई अब तो मेरा ये क्वेश्चन एकदम तैयार हो गया है, अब एग्जाम में आएगा ना मैं इसको दौड़ा के करके आऊँगा। ठीक है, छोड़ के आओगे कभी हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ करके आओ। क्या करोगे आप, दौड़ा के करके आओगे। ठीक है ना। चलो, ये तो दोस्तों भी हमने केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब इस टाइप पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चन हमारे हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो इसको मिटा उठा देना एकदम भैया। आपको ना बस मुझे क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ना इंजॉय देना है, और वो इंजॉय अगर आप ना एक बार ले लोगे ना, फिर आप न्यूमेरिकल कैसा भी रहे, मैं मानता हूँ भाई आंसर ना आए और अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे, अरे आंसर कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आंसर आ जाएगा तुरंत आप कहोगे चलो भाई अगला क्वेश्चन। जब आंसर नहीं आता है समझो उस क्वेश्चन पे आप थोड़ा और टाइम देते हो, जब थोड़ा टाइम और देते हो ना तो आपकी जो दिमाग की बत्ती है ना वो और बढ़िया से प्रकाश करती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन और मन से लगाते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है कि आपके सामने कह रहा कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं क्या करूँ, फिगर को बना दूँ। ठीक ना, फिगर को मैं बनाता हूँ दोस्तों। देखो फिगर आपके सामने आ ही गया है, लेकिन वो फिगर मैं एक बार फिर बना दूँ। देखो फिगर कुछ इस तरीके से है, ऐसे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला हो गया संधारित्र। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे ये संधारित्र हो गया, वाह भाई क्या बात है। और इसके बाद ये देखो ये ऐसे हो गया। ठीक ना, ऐसे है ना फिगर, एकदम ऐसे सर। उसके बाद देखो ये ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये भी हो गया, फिर यहाँ पे ये बस भाई ऐसे ही फिगर है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, ऐसे बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए। अच्छा, सबका कितना कितना मान दिया हुआ है, एक बार मैं लिख दूँ 2 2 2 2। वाह भाई, सबका मान 2 2 दिया हुआ है ना, सबका मान 2 दिया है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये भी दोस्तों आपका 2 माइक्रोफैरड है। सभी का मान जितने संधारित्र हैं सभी का मान कितना है, 2 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, चलो अब इसे हमें क्या करना है, लगाना है। आप देखो यहाँ पे 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 एकदम 5 है। जब 5 है तो समझो कि लगभग दोस्तों आपका किस पे चला जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु पे चला जाएगा। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु पे चला जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में कैसे आएगा सर व्हीटस्टोन सेतु, पहली चीज़ तो मैंने 5 बता दिया, और दूसरा चीज़ आप देखो जो मैंने आपको बताया है कि आवेश कहाँ चलेगा, ए से चलेगा। कहाँ चलेगा आवेश, ए से चलेगा, एकदम ए से चलेगा ना। जब ए से आवेश चलेगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा, वी। वाह भाई, देखो इसको ए, देखो ये इसको सूखा पड़ गया, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, चलो मैं इसका सूखा पड़ गया तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इससे करूँ, इसका पड़ वी हो गया। अगर दोस्तों ये वी है तो इसके बीच में कोई है, आप कहोगे नो सर कोई नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वाह भाई। अच्छा, इधर 0 होगा, वाह भाई, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। यहाँ पे वी है तो बीच में कोई नहीं है तो यहाँ भी वी हुआ, यहाँ पे 0 है तो बीच में कोई नहीं, यहाँ भी 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे वी है क्या, यहाँ पे वी होगा नहीं, यहाँ पे मैंने मान लिया x और यहाँ पे मैंने मान लिया y। अब दोस्तों देखो, अब जो आपको मिल गया ना, इससे जिससे पहले वाला फिगर बनाते वैसे v, यहाँ पे 0, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, अब देखो सबके बीच में ऐसे लगा दो, ये देखो संधारित्र बना दिए, ये देखो ये बन गया, ये देखो ऐसे ये बन गया, ये देखो ऐसे ये बन गया, और बीच में ऐसे भी लगा दो या। ठीक है, सबका मान दोस्तों 2 2 है, 2 माइक्रोफैरड ये भी है, 2 माइक्रोफैरड आपका ये भी है, 2 माइक्रोफैरड आपका ये भी है, 2 माइक्रोफैरड ये भी है, और 2 माइक्रोफैरड दोस्तों ये भी है। ठीक है ना। आपने दोस्तों देखा किससे ये वाला फिगर, कैसे ये खतरनाक फिगर आपका इस फिगर में कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, मज़ा आ गया ना। मैंने क्या किया, जहाँ ए मतलब जहाँ से आवेश चलेगा उसका विभव हुआ v, बीच में कोई नहीं है तो वहाँ भी v होगा। बीच यहाँ पे देखो 0 था, बीच में कोई नहीं 0, यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ, y हो गया। यहाँ पे v है, बीच में कोई है, v नहीं होगा, x हो गया। बस मिल गया सबका, ऐसे फिगर बना दिया। अब दोस्तों देखो, अब जैसे आप देखोगे तो आप कहोगे अरे सर अभी आपने जो बताया कि इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम होना चाहिए, ये सेम है,
सेम रहेगा भैया, सेम रहेगा। ठीक है, तो सेम है ना, तो मैं क्या कर दूँ पहले कि 2/2 बराबर 2/2 कितना हो गया, 1/1। क्या हो गया, 1/1। तो ये क्या है, अगर दोस्तों इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है तो ये क्या हुआ, ये एक संतुलित विस्टोन सेतु हो गया। क्या हो गया, ये संतुलित विस्टोन सेतु हो गया। अतः यह एक क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। कैसा व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक ना। जब दोस्तों ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तब मैंने बताया कि जो बीच वाला संधारित्र है उसमें कोई आवेश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो सिरा x है जो सिरा y है इन दोनों का विभवांतर आपस में बराबर हो जाता है। जहाँ दोस्तों विभवांतर बराबर होता है वहाँ पे कोई आवेश गमन नहीं करता है। आवेश तभी गमन करेगा जब विभव में अंतर होगा, जब विभव में अंतर होगा। अब दोस्तों ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बीच वाला केवल दिख रहा है लेकिन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। तो आपका 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्यधारिता को मैं मान लूँगा C डैश। फार्मूला क्या होता है, C1C2/C1 + C2। इतनी बार मैं फार्मूला लिख दिया हूँ कि भूलना चाहोगे तो नहीं भुला पाओगे। ठीक है, चलो तो C1 की जगह पे 2, C2 जगह पे 2/2 + 2, अरे कितना हो गया, 4/4, 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार इन दोनों का भी तुल्यधारिता कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा। तो इतना करने की ज़रूरत है क्या, करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो भैया, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार C डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये वाले दोनों का मान कितना आया, 1। ये वाले दोनों का मान कितना आया, 1। और ये 1 और ये 1 किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक ना। तो मैं क्या लिख दूं कि C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को मैं मान लूँगा C, और C बराबर C1 + C2। C1 का मनवा 1, C2 का मनवा 1, 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया। लो भाई आंसर आ गया, 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना। चलो तो मैं साइड हो गया हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया तरीके से नोट करना है और ऐसे क्वेश्चंस को फिर समय निकाल करके एक बार आपको और ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक ना, एक बार और ट्राई करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला वाला क्वेश्चंस एकदम वो भी कुछ आपका इसी प्रकार से है, और वो भी दोस्तों आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट है। जो अगला सवाल मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो भी सवाल आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में दोस्तों मैं जितना सवाल बता रहा हूँ सब सवाल आपके एग्जाम में फंसने के चांस रखते हैं। ठीक ना, फंसने की उनकी क्या रहेगी, चांसेस ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलो अगला दोस्तों क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पहले इस क्वेश्चंस का क्या बना दूँ, मैं फिगर बना दूँ। ठीक ना। अब देखो फिगर कुछ ऐसे आपका, यहाँ पे देखो फिगर ये है आपका, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद तुरंत ये ऐसे हो गया, वाह भाई। उसके बाद फिर इधर जा कर के ये ऐसे हो गया। ठीक ना, ऐसे हो गया ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये गया इधर। क्या यार मैंने गलत बना दिया क्या, ओ माय गॉड, थोड़ा मैं पास रख लूँ क्या। चलो भाई ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आगे जा गया, आगे गया, आगे जाने के बाद एक और बन गया, वाह। उसके बाद ये नीचे आकर के इससे मिल जाएगा ना, ये तीनों मिल जाएंगे, ये यहाँ तीनों मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद ये नीचे भी हमारा, नीचे यहाँ पे ना, नीचे हमारा यहाँ से यहाँ हो गया, हाँ यहाँ पर ये ऐसे हो गया, वाह भाई। उसके बाद फिर ये यहाँ पे ले जाओ। उसके बाद ऊपर हमारा फिर एक है, वाह यार कितना संधारित है, कमाल का क्वेश्चन है भाई। उसके बाद पूरा ये हमारा ऐसे हो गए या,
और बी कहाँ हमारा है, यहाँ पे ये बी है, ये हमारा हो गया बी। और ए हमारा कहाँ पे स्टार्टिंग पे है, ये हमारा स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे ए है। ठीक, सबका मान रख दो दोस्तों, कितने कितने का दिया हुआ है। ये आपका है 8 माइक्रोफैरड का, 8 माइक्रोफैरड। ये आपका कितना है, 6 माइक्रोफैरड का है, ठीक ना। और ये आपका 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड का है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का है। और उसके बाद ये आपका 5 माइक्रोफैरड है, 5 माइक्रोफैरड है। और ये आपका 4 माइक्रोफैरड है। ठीक दोस्तों, अच्छा इसमें देखो अभी तक जो मैंने तरीका बताया था 5, ठीक ना, देखो क्या इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो मैंने दोस्तों एक वर्ड बोला था ना, कम से कम 5, कम से कम 5 होने चाहिए, यानी कम से कम 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा 6 तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। 5 से कम हो जाएगा तो समझो वो व्हीटस्टोन सेतु बनने वाला नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी व्हीटस्टोन सेतु ही बन जाए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 हो जाए 6 हो जाए व्हीटस्टोन सेतु ही बने। लेकिन जो तरीका मैं बताया हूँ उस तरीके से अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या व्हीटस्टोन सेतु बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो अपना आवेश किधर चलेगा, ए से, मतलब यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, वी। मैं यहाँ का विभव क्या मान लूँगा, यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, वी। और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का विभव हो गया 0। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, बीच में कोई नहीं है ना, यहाँ भी कोई नहीं, वाह, यहाँ भी 0 हो जाएगा, वाह भाई। अच्छा अगर यहाँ पे v है तो बीच में कोई है, यहाँ पे कितना होगा, x मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, कितना मान लेता हूँ, y। अगर दोस्तों यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होगा, वाह, यहाँ भी y हो जाएगा, अरे वाह वाह भाई, मज़ा आ रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होगा, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y, वो देखो अपने आप सब सेट हो गया। मैंने जो तरीका बताया ना आपको कि जहाँ पे आवेश किससे चलना शुरू करेगा, ए से, मतलब ए का विभव v मान लो, ए का विभव मैंने माना v, तो यहाँ पे बीच में कोई है तो उसका v नहीं होगा, इसका x हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा, वाह गजब। यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे y माना। अच्छा यहाँ पे y तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, वाह मज़ा आ गया। अब दोस्तों देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें कितने कितने के बीच क्या क्या है। आप देख रहे हो कि x y के बीच में 1, x y के बीच में 2, x y के बीच में 3, वाह x y के बीच में 3 है। v और x के बीच में 1 केवल है, y और 0 के बीच में 1, y और 0 के बीच में 2। अब देखो फिगर कैसे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा v, यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y, यहाँ पे मैंने लिखा 0, ठीक। आप इसके बीच में देख रहे हो केवल एक संधारित्र है, जबकि इसके बीच में 3 है। तो आप 3 देखो ऐसे कर लो, एक संधारित्र हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, वाह भाई, ये देखो ऐसे कर दो, ठीक। और इसके बीच में कितने हैं, 2 हैं, पहला संधारित्र हो गया और ये दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक ना, ये या बस ऐसे देखो फिगर बन गया हमारा। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये है समझो A और ये समझो हमारा क्या है B, ये हमारा क्या है B, यहाँ पे 0 था, ठीक ना। अब अच्छा इसके V और X के बीच में कौन है, V और S के बीच में 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। X और Y के बीच में 3 है, 1 है 6, यहाँ पे 6 लगा दो। X और Y के बीच में 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 माइक्रोफैरड। X और Y के बीच में देखो ये कौन है X Y, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पे देखो Y और 0 के बीच में 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। Y और 0 के बीच में 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको ना एकदम अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा कि हाँ कितने आसान तरीके से हुआ है, ठीक ना। चलो अब दोस्तों ये तीनों किस क्रम में, क्या बोलोगे, समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगर दोस्तों ये तीनों समांतर क्रम में हैं तो 6 3 9, 9 2 11, 5 4 9। अब देखो मैं क्या करता हूँ, V और S के बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 था, 3 की जगह पे एक संधारित्र हो जाएगा, एक संधारित्र हो गया। यहाँ पे 2 संधारित्र था, वहाँ पे एक संधारित्र हो जाएगा। इसका यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। इसका मान क्या है, 8 माइक्रोफैरड है ही है, 8 माइक्रोफैरड। इसका मान कितना हुआ, 6 3 9, 9 2 11, 11 माइक्रोफैरड। यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 माइक्रोफैरड, ठीक ना। अब ये तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम में हो गए तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3,
C1 का मान क्या है, C1 का मान है 1/8, C2 का मान है 11, C3 का मान है 9। इसी को हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 × 11 × 9, 8 8 से कट जाएगा, 11 9 99 प्लस 11 11 से कट गया, 8 9 72 प्लस 9 9 से कट गया, 11 8 88। 1/C बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ दो, 8 2 10, 10 9 19, 19 के 9 हासिल 1, 8 7 15, 15 9 24, 24 और 1 25 बटे भाई गुणा कर दे इसका, 11 8 88, 88 × 9, 88 × 9, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 79। ठीक है, 259/792, ये बटा सी का मान आया है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 792/259 माइक्रोफैरड। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। तो आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना। देखो ये देखो कितना बड़ा लगा, लेकिन सॉल्व कितने आसान से हुआ। ये देखो यहाँ पे ये फिगर बना, यहाँ पे ये फिगर बना, छोटा सा डेरिवेशन रहा, उस डेरिवेशन में इसका काम तमाम हो गया। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से आगे लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको हर हाल में तैयार करना है। एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार देखो वीडियो को, एक बार और देखो वीडियो को, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन 2 बार 3 बार वीडियो को जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर आपको 2-3 बार देखने पर भी वीडियो पे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को ज़रूर साफ देना। ठीक है, चलो तो आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ज़रूर करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहना, और न्यूमेरिकल की खोपड़ी में ऐसे ही बढ़िया तरीके से छेद करते रहना। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।